तो तमन्ना, आज हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज के, राइट? यस मैम। ओके, सो के उठो अभी। यस मैम। हाँ, लग रहा है आवाज से तुम्हारी। सो जो मैं कल कह रही थी ना कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, माइट भी वो तुम्हारी। मैम, हाँ, आप मेरे ट्यूशन की टाइमिंग चेंज कर सकते हो? टाइमिंग? क्या टाइमिंग तुम्हारी क्या प्रेफरेबल है? मैम, क्योंकि ना मेरे को ना कल से ना स्कूल जाना है, और मेरा स्कूल ना एक्चुअली मेरे स्कूल में ना एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो ना वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं 5 बजे तक। तो फिर आप उसके बाद टाइमिंग रख सकते हो? 6 से 7 रख सकती हूँ। 6 से 7। ठीक है6 बजे मैम। तो घर हो गए ना? हाँ मैम, 6 बजे तो घर होंगी। 6 से 7 रख सकती हूँ क्योंकि मेरा अभी 6 से 7 का स्लॉट खाली है और अभी और कोई वेकेंट नहीं है, इसलिए 5 से 6 भी फुल है। तो 6 से 7 कर लूंगी, चलो। ठीक है मैम। ठीक है, चलो हम ये इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये माइट भी तुम्हारी बुक में ना हो, तुम बता देना, वैसे नहीं थे ना जो हमने कल डिस्कस किए थे, बाद वाले होंगे वो। हाउ इज यस मैम। आर आर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम दी atmosphere on Venus and Mars? कि हमारा एटमॉस्फेयर वीनस और मार्स से डिफरेंट क्यों है। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस चीज से बना होता है? मैम, वो गैसेस से बना होता है। हाँ, डिफरेंट गैसेस से। सो क्या क्या होती हैं? जैसे नाइट्रोजन। कार्बन, हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है 78.08%। ऑक्सीजन होती है 20.95%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। वाटर वेपर, अब वाटर वेपर डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, कि कभी कम ओके होते हैं, मैम। ज्यादा होते हैं, वेरिंग प्रोपोर्शन। हम्म। ठीक है। Whereas the atmosphere on Venus and Mars is mainly comprised of, Venus और Mars पे जो एटमॉस्फेयर होता है is comprised of कार्बन डाइऑक्साइड। This कार्बन डाइऑक्साइड constitutes, कितना होता है वीनस और मार्स पे? 95 to 97%। 97%। हाँ, इतना वीनस और मार्स पे होता है। सो इट इज सपोज दैट ड्यू टू दिस रीजन नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट ऑन दीज प्लैनेट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा है कि ह्यूमन बींग्स तो रह नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स के लिविंग बींग्स रह नहीं सकते इन पे। ठीक है। ओके मैम। सो इसीलिए एटमॉस्फेयर या अर्थ का और वीनस मार्स का डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द atmosphere act as a blanket? So हमें पता है कि इट इज अ नोन फैक्ट दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। सो आर एटमॉस्फेयर कंटेन्स मेनली द एयर। सो ड्यू टू दिस रीजन the atmosphere keeps the average temperature of earth fairly steady during the day and even during the course of whole year.
So the atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours, and during the night it slows down the escape of heat into outer space. तो क्या होता है कि डे की टाइम तो ये होता है कि हीट होती है, बट नाइट के टाइम वो हीट जो है दूसरे एटमॉस्फेयर में उसको भेज देता है, ठीक है। तो ओके मैम। इसलिए जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह होता है कि दिन में तो उसका टेम्परेचर अलग रहता है और रात में अलग रहता है, ठीक है। अब ओके नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस विंड्स? सो विंड्स कैसे कॉज होती है? विंड इज कॉज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग of atmospheric air. So winds are caused due to unequal heating of atmospheric air. So this phenomena can be easily seen near the coastal region during the daytime. ठीक है, so the air above the land gets heated faster. तो क्या होता मम्मी है? वो वाला ना लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाला। हाँ हाँ हाँ। So क्या होता है? This as this air rises, the region of low pressure is created and air over the sea moves into the area of low pressure. So movement of air from one region to other creates wind. So movement of air from one region to other creates winds. So उसके बाद है, during the day the direction of wind would be from sea to land. So day के टाइम कैसे डायरेक्शन होगा? sea to land, sea से land की तरफ विंड का वो डायरेक्शन, यस मैम। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? सो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? सो द वाटर इवेपोरेट्स, वाटर जो होता है, जो हमारा सी और यहाँ पे वाटर होता है, वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। ये रिवर्स, लेक्स, ये सारी क्या है? वाटर बॉडीज, रिवर, लेक। यहाँ से हीट के जैसे गर्मी हुई तो ये वाटर इवेपोरेट होएगा, हाँ, और भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी। सो द एयर ऑल्सो हीट्स एंड राइजेस। इसके साथ क्या होता है, तो जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो भी हीट होती है और राइज होती है। सो ऑन राइजिंग, अब ये क्या होता है, ये गर्मी की वजह से ऊपर चले जाती हैं, ठीक है। ऑन राइजिंग it expands and cools to form tiny droplets. So these droplets, अब तुम्हें स्कूल कब से जाना है? कल से? मैम कल से। कल मतलब वेंसडे से? यस मैम। अच्छा, ओके। और एग्जाम है 17 से, है ना? यस मैम, जाना तो आज से था लेकिन ना हमारे ग्रुप पर ना नोटिस नहीं आया था। वो 9B वाले बच्चों को भेज दिया था लेकिन एक को तो सुबह भेजा नहीं कितने था। बजे जाना होगा? मैम
8 बजे। 8 बजे से 5 बजे तक? इतना इतना टाइम? यस मैम। बहुत ज्यादा है मैम उन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास लगा क्लास। रखी है हमारे ना। अभी हाँ टेस्ट हुए थे पीछे, हमारे सेक्शन ना सफल हुए थे। अच्छा, सफल हो गए थे। हम्म। ओके। वो बोलते हैं ना कि ऐसे ट्यूशन में क्या पढ़ते हो जो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो, ओके। तो इसीलिए उन्होंने बस इतना सारा टाइम कर दिया। अच्छा, सो इसके बाद क्या होता है? द ऑन राइजिंग इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स, सो दीज ड्रॉपलेट्स ग्रो बिगर एंड एक्सपैंड्स, और वो एक्सपैंड होती हैं टू फॉर्म क्लाउड्स. So the collection of dust and other suspended particle facilitate the process. ठीक है, डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब डस्ट के साथ साथ जो हमारी गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में होंगे, वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं, फैसिलिटेट करना. ओके मैम। ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ह्यूमन एक्टिविटीज बताओ that you think would lead to air pollution, जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं. सो फर्स्ट है एक्सेसिव यूज एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल like coal and petroleum produces different oxides of nitrogen and sulfur. So these are not only dangerous to our respiratory system but also leads to acid rain. So पहली है हमारी excessive use of excessive use and burning of fossil fuel like coal and petroleum. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वेरियस फ्यूल्स फॉर्म अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. अब क्या होता है जब इन जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो अगर इनकम्प्लीट जलते हैं, मतलब वो पूरे नहीं जल पाते, तो क्या होता है जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं which lowers the visibility and especially in cold weather. अब क्या होता है देखा है तुमने, जब जो ये दिवाली के आसपास सब बोलते हैं ये धुएं की वजह से हो रहा है, कोई बोलता है नहीं ये जो खेत जलाए जाते हैं उसकी वजह से हो रहा है, वो फॉग नहीं होता, वो स्मॉग होती है, राइट? यस मैम। फॉग स्मॉग का सुना है? यस मैम। हाँ, तो लोग बोल रहे होते हैं कि पहले लोगों को लगता है कि भैया फॉग हो रही है, फिर फॉग नहीं होती भैया, वो चलता है स्मॉग होती है. स्मॉग क्या होता है? स्मोक का मिक्स होना फॉग के साथ. वो धुआं होता है, वो पोल्यूशन धुआं, होता है। हाँ वो पॉल्यूशन होती है. अब क्या होता है जैसे जो एयर में जाके मिक्स हो गई है, और वो कोल्ड वेदर में स्पेशली क्या होता है कि वो कहीं जा नहीं पाती और वो वहीं एयर में ही रहती है. सो इन दूसरा क्या था? इनकम्प्लीट combustion of various fuels forms unburnt carbon particles. ठीक है, वो कार्बन पार्टिकल्स एयर में छोड़ देते हैं, एयर में कार्बन पार्टिकल्स ओके रह मैम। जाते हैं. और जब कोल्ड वेदर में क्या होता है, वाटर when water also condenses out of air, so this is known as smog.
and is a visible indication of air pollution. ठीक है, so इसमें हमें स्मॉग के बारे में लिखना है कि हम जब ये अनबर्न्ड जो कार्बन होता है, कार्बन पार्टिकल्स, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉग क्रिएट होता है और एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड. ओके मैम. Large usage of automobiles and improperly tuning of engines leads to the formation of carbon monoxide gas and other oxides of nitrogen. अब क्या होता है, large usage of automobiles, इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. और एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी. सो ये क्या होता है, ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, और ये सब कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. और भी इसका और भी है ह्यूमन एक्टिविटीज जो एयर पोल्यूशन, जैसे कि फॉरेस्ट फायर. ठीक है, खेतों में ये जंगल में आग लगा देना, राइट, वो बोलते हैं ना खेतों में आग लगा दी है. एक्सेसिव माइनिंग. यस मैम. एक्सेसिव माइनिंग. ठीक है, सो ये मतलब, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकलता है, वो भी सारा एयर पोल्यूशन में जाता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ आ गया ना अच्छे से? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू organisms need water. So organisms need water किस किस लिए? पहला चीज है all cellular processes. All cellular processes takes place in water medium. Second है all the reactions that takes place within our body, within our cells, occurs between substance that are dissolved in water. ठीक है, so all ओके मैम. the reactions जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो सब के लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है. ठीक है, थर्ड है substances also transported from one part of the body to the other in a dissolved form. Substances also transported from one part of the body to other in कौन से फॉर्म में? dissolved form. उसके बाद नेक्स्ट है वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट. राइट, हमारा 70% बॉडी वेट जो होता है वो वाटर का होता है. वाटर का होता है. बॉडी वेट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. उसके बाद वाटर कहाँ हेल्प करता है?
It helps in digestion of food. Digestion of food and absorption of nutrients. Nutrients in the blood. So hence organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. It helps in maintaining the body temperature. Okay. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ओके मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ. मैम मेरा एग्जाम ना 40 मार्क्स का होगा. अच्छा 40 मार्क्स का. ओके. यस मैम. 17th को साइंस है ना. यस मैम. और ना 2 सेट होंगे, एक ए सेट एक बी सेट. अच्छा डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे. ओके. यस मैम. कौन सा स्कूल है तुम्हारा. फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल. तुम फरीदाबाद में हो. यस मैम. अच्छा हाँ तुम बता रहे थे. कौन सेक्टर बताया था तुमने. 70. 70. यस मैम. ओके. मैं तो उधर देखो जो ये क्या क्या थे मैं तो भूल गई. ये बड़कल और क्या क्या थे फरीदाबाद के पास क्या था वो. मैं तो भूल गई. कॉलेज के टाइम सब याद था अब भूल गई. ओके मैम. इन दी सिटी. क्या मैम. कुछ नहीं ये क्वेश्चन कर रही थी. इन दी सिटी टाउन और विलेज वेयर यू लिव. सो क्या क्वेश्चन है. व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव. सो क्या होते हैं मेजर सोर्स ऑफ वाटर. हम कैसे विलेज टाउन का किस तरह से हम पानी लेते हैं वहां पे. मैम विलेज विलेज में से तो हम वहां से वेल में से निकालते हैं. हाँ. लेने जाता है. और हैंडपंप्स. और वहाँ टाउन्स में तो खुद से ही आ जाता है. हाँ. हैंडपंप्स और ट्यूबवेल्स. So the major source of fresh water in the city ये अंडरग्राउंड वाटर के लिए और वो क्या होते हैं हैंडपंप्स और ट्यूबवेल्स. सो द या फिर जो रिवर फ्लोइंग होती है आसपास में रिवर से लेक से पॉन्ड से. सो ये सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर के. ओके ठीक है. मैम. नेक्स्ट है क्वेश्चन. डू यू नो any activity which may be polluting these water sources. कि क्या वो एक्टिविटीज हो सकती हैं जो इन वाटर सोर्सेज जैसे कि ये रिवर्स लेक्स ट्यूबवेल्स इनको पॉल्यूट कर रही है. सो डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज. डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम
trees, sewage from our town cities, इनको कहाँ पे डंप करना, रिवर्स या लेक्स में। ओके मैम। ये भी पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन। देन डिस्चार्जिंग हॉट वाटर अब सोचो जब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उससे हॉट वाटर जाता है रिवर्स लेक्स में, तो उसके अंदर जो ये फिश या जो और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन सबको के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो मर जाएंगे फिर उससे, वो इतना हॉट पानी होता है। यस मैम, फिर मैम वो मर जाएंगे, फिर वो भी केमिकल वो कर लेते हैं, रिलीज हाँ करते हैं। हाँ हाँ। so discharging hot waters from cooling towers into water bodies, into ये rivers और lakes। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो नहीं, वो तो उसी में। हाँ तो जब आओ बता। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सॉइल फॉर्म। सो सॉइल हमारा कैसे बनता है, सो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस इन दिस वे। कैसे होता है कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, रॉक्स एट और नियर द सरफेस, रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। कैसे ब्रेक डाउन होते हैं बताती हूँ। मैम जब बारिश आती है हाँ, तो हम क्या उसमें से बोलते हैं उसको, फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल यस तरह मैम, से ब्रेक डाउन। ठीक है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, सो जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा इन सब के बाद, ब्रेक डाउन के बाद रॉक का, वो क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। रॉक से ही हमारे सॉइल बनता है, of soil. So there are other factors which play a vital role in the formation of soil. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पहला है सन। सन का क्या होता है, इट कॉज हीटिंग ऑफ रॉक्स विच कॉज क्रैकिंग एंड अल्टीमेटली ब्रेकिंग डाउन इनटू सिमिलर स्मॉलर पीसेस। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद है सेकंड, वाटर। वाटर, राइट। अब वाटर का क्या काम होता है, इट ब्रेक्स रॉक्स बोथ बाय फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लो। ठीक है, सो ओके वो मैम। भी रॉक को ब्रेक करता है। फिर थर्ड है फैक्टर विंड। विंड का क्या होता है, इट कॉजेज इरोजन ऑफ रॉक्स सिमिलर टू एज डन बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। अब क्या होता है कि जैसे फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो सॉइल को, जितना जो रॉक टूटता जाएगा उसका सॉइल बनता जाएगा और वो उसको रिमूव करके आगे बढ़ाता जाएगा। यही काम विंड का है, यही काम वाटर का है। ठीक है, सो ओके वो मैम। भी रॉक से ये हटाते जाते। तो इट ऑल्सो कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर लाइक वाटर डज। जैसे वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सैंड को भी ले जाता है, वैसे ही विंड भी हो जाता है। ठीक है, और इसका फोर्थ फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो
लीचेंस एंड मॉस, ये जो प्लांट्स में होते हैं, यस मैम। सो ये क्या करते हैं, lichens and moss plants grow on the rock surface and cause rock surface to powder down and form a thin layer of soil. So the roots of big trees sometimes go into cracks in the rocks as the roots grow bigger and the crack is forced bigger. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन, सो मैंने बताया था तुम्हें रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, मैम वो ना टॉप मोस्ट लेयर, हाँ यस मैम, वो रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद में जो होता है ना वो सॉइल इरोजन रह जाता है। सो ये किस चीज में रिच होता है, इट इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स by flowing water or wind. तो क्या होता है टॉप सॉइल का रिमूवल, जो किस चीज में रिच होता है, ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स में। अब वो किस चीज से रिमूव करना, वाटर से या विंड से, ठीक है, उसको हम कहते हैं Okay. सॉइल इरोजन। सो इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फर्दर then all soil may get washed away and the rocks underneath may get exposed. So it may lead to the loss of all valuable resources because nothing grows as such on rocks. So rocks पे, रॉक्स का अगर ये सॉइल इरोजन होता रहा रॉक्स पर से, तो फिर वो रॉक्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। मेथड्स ऑफ preventing and reducing soil erosion। तो किस तरह से हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो, एनी आइडिया? नो मैम। तो क्या होता है, पहला तो होता है एफॉरेस्टेशन। Afforestation. So forests reduce erosion as the roots of trees hold the soil in place. ठीक है, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होता है प्लांट फॉरेस्ट को खाली करना, उनको काटना। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि उनको लगाना, फॉरेस्ट में ट्रीज को लगाए रखना, उन्हें ना काटना। इससे क्या होगा, सॉइल हमारी बची रहेगी, फॉरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होती है शेल्टर बेल्ट्स। ये क्या होती है, ट्रीज प्लांटेड इन लाइंस और हेजेस अराउंड फार्मलैंड reduce erosion by reducing the speed of wind। अब तुमने देखा होगा कि जो खेत होते हैं, कितने भी खेत और कितने वो आसपास बाउंड्री बनाई होती है ना बड़े बड़े पेड़ से। यस मैम, ताकि वो पता चल सके कि वो उसके हैं, कि वो उसके हैं, उसके हैं। और दूसरा इन्होंने रीजन के लिखा है, वो किस लिए बनाई होती है, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड। अब विंड आती है तो वो उड़ा के ये अंदर जो भी है वो
जो बेनिफिशियल सॉइल है इसके फार्मर के लिए, उसकी खेती के लिए, उसको उड़ा के नहीं ले जाती, और वो यस मैम। उसको बचाव भी करते हैं कि उस लैंड को खराब नहीं होने दें और वो फर्टाइल बना रहे। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद थर्ड है कॉन्टूर फ्लोइंग, सॉरी, so farmers plow land so that furrows lie across the natural slope of the land, so these furrows trap water and do not allow it to follow down carrying the topsoil. तो हम एक ये प्रोसेस होता है काउंटर प्लोइंग का। ठीक है, ये भी हेल्प करता है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में, उसको प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? A terraced hillside is less likely to be eroded than a natural hillside. Here's a series of steps formed. अब टेरेस फार्मिंग में क्या होता है? टेरेस फार्मिंग यूजुअली जैसे जो ये आसाम वगैरह होते हैं ना, जहाँ यस मैम। क्या होता है, सीढ़ी की तरह, एक सीढ़ी की तरह वो बनाया होता है, स्टेप्स बनाए होते हैं जिसपे ग्रो करते हैं ये। हाँ, so here a series of steps formed by horizontal strips supported by walls catch the descending water. It gives the water sufficient time to percolate into the soil and nourish the crop. ठीक है, सो टेरेस फार्मिंग भी है, वो भी सॉइल इरोजन में हेल्प करती है कि वो रिड्यूस करती है कि सॉइल इरोजन ना हो। ओके मैम। देन नेक्स्ट है सॉइल कवर। So soil cover, soil left bare after harvesting a crop is often covered with dried vegetation to prevent soil erosion. क्या होता है कि जब हम ये क्रॉप्स काट लेते हैं जब खेतों से, उसके बाद खेत को खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जो सॉइल जो बेनिफिट कर रही है, जो अच्छी सॉइल है, वो कहीं उड़ ना जाए या कुछ सॉइल इरोजन ना हो जाए। सो उसको कवर कर देते हैं ड्राइड वेजिटेशन से। ठीक है, मतलब स्टेप स्लोप्स दैट कैन नॉट बी प्लॉड आर कवर्ड विद ग्रास और पैस्चर क्रॉप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। प्रिवेंटिंग over grazing. So as the grass has a tendency to bind soil molecules, so even a very little grass on the field prevents erosion of soil. But अब ओवरग्रेजिंग कैसे होगी? ओवरग्रेजिंग मतलब जो ये होते हैं, घास होती है, जैसे एनिमल्स छोड़ देते हैं ना लोग अपने घास चरने के लिए और ऐसे वो। अब ओवरग्रेजिंग होता है कि मतलब ये ज्यादा, कहीं वो ज्यादा खा गई वहां से, फिर वो घास भी जो है वो भी हट जाएगी और सॉइल ऊपर आ जाएगा। मतलब वो घास हट जाएगी, घास भी एक तरह से हेल्प ही कर रही है कि सॉइल को बचा कर रख रही है। अब वो भी अगर हट गई तो जो है सॉइल फिर इरोड हो जाएगा, मतलब हट, जो बेनिफिशियल सॉइल है वो भी विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू चला जाएगा। ठीक है। यस मैम। ओके, एक सेकेंड तमन्ना, एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है।
हाँ तमन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the different states in which water is found during the water cycle? ये बुक में है क्वेश्चन, यस मैम। ये वाले है ना, जो ये वाला मैं बोल रही हूँ? यस मैम, ये वाले हैं। उससे पहले वाले नहीं होंगे? नहीं, उससे पहले वाले नहीं थे। ओके, तो ये क्वेश्चन है व्हाट आर, अच्छा क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है ना? क्वेश्चन है ना अभी तुम्हारे पास? मैं पढ़ के यस बोल मैम। देती हूँ, मैं लिख नहीं रही, ठीक है? सो व्हाट आर द ओके मैम। डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल? सो वाटर किस किस, वाटर साइकिल जो होती है उसमें किस किस फॉर्म में वाटर पाया जाता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है? सो पहली से स्टेट होती है, थ्री डिफरेंट स्टेट्स में पानी पाया जाता है। पहला है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। सो ये इसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच इवेपोरेट्स फ्रॉम मैम द सॉइल सरफेस। में भी पाया जाता है और लिक्विड भी। हाँ हाँ, सो क्या होता है गैसियस स्टेट में, इसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर, so which evaporates from the surface water, ठीक है? सेकेंड है हमारा लिक्विड स्टेट। तो इसमें क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो लिक्विड स्टेट कब आएगी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। एक सेकेंड तमन्ना, होल्ड करना एक बार। ओके मैम। हाँ, सो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। एक सेकेंड, सॉरी तमन्ना, एक सेकेंड।
सॉरी तमन्ना, सॉरी। हाँ यस चलो। मैम। हाँ, सो लिक्विड स्टेट में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन, और फिर क्या होता है? रेन होती है, राइट? वाटर वेपर कंडेंस होंगे तो क्या होएगा? रेनफॉल होएगी, ठीक है? तो रेन ओके मैम। होएगी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, सॉलिड स्टेट। तो इसमें क्या होता है सॉलिड स्टेट में? So it is formed by the freezing of liquid droplet, freezing of liquid droplets in the upper layer of atmosphere, which can be seen in the form of, फिर क्या होता है हमारा जब ये फ्रीज हो जाता है तो हमारा होता है स्नो, स्नो के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में। हेल मतलब, हेल मतलब क्या होता है? ओले। ओके मैम। हाँ, और स्नोफॉल। सो ये सब कब होता है? जब हमारा जो फ्रीज हो जाते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स में इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? क्योंकि ऊपर वो बहुत कोल्ड यस उसमें मैम। होते हैं। हाँ, ठीक है। सो चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो वो कौन से कंपाउंड है जो दोनों चीज कंटेन करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? सो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी थ्री ह्यूमन which would lead to an increase in the carbon dioxide content of air. List any three human activities कि जिससे क्या हो? Increase in carbon dioxide content in air. So human activities जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, ठीक है? So three human activities which would lead to an increase in the carbon dioxide content of air are, पहला है respiration। अब इसमें क्या होगा? It is a natural process of release of carbon dioxide by both plants and animals. But this release is neither dangerous nor it has any adverse effect on our environment. So, पहला है respiration, दूसरा है combustion of fuel, combustion of fuels. So इसमें क्या है? The various types of fuels are burned to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation and industrial fuel. So इन सब, ये सब हम चीजें करते हैं तो इसमें हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं। So ये भी क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ओके मैम। थर्ड है हमारा डिफॉरेस्टेशन। सो इसमें क्या हो रहा है? ट्रीज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ट्रीज क्या हेल्प करते हैं? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है? बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस, राइट?
Yes, ma'am. photosynthesis. So when these trees are cut, so then the level of carbon dioxide increases in the environment. Deforestation क्या होता है कि फॉरेस्ट को कट करना, ठीक है. सो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, राइट. Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा इसलिए. तो अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं अब तमन्ना कल करेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है. चलो अभी कल कितने बजे मिलोगे फिर, कल 6 बजे? Yes, ma'am. ठीक है. सुनो कल क्या है, आज क्या है, अच्छा ट्यूसडे, कल वेंसडे है. Tuesday. चलो ठीक है, ठीक है. Okay. ओके.